हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्रभु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि बेसिक ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जो अपना प्लेटफॉर्म है नया नया तैयार किया है मैंने आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। आप लोगों को खूब प्यार मिल रहा है, ठीक है, इसके लिए थैंक यू। और क्या है कि बेसिक ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इसमें हम लोगों ने बात किया था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि ठीक है, जो अपना प्लेटफॉर्म है पैसों की पाठशाला, ठीक है, जिसे प्लेट, ठीक है। अब इसमें आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज फाइनेंस, ठीक है। पैसों का प्रबंधन, प्रबंधन कहें या हिसाब किताब कहें, ठीक है, या ब्यौरा कि हमने क्या कमाया, कहाँ खर्च किया, ठीक है। कमाते तो बहुत शिद्दत के साथ हैं, वही 9 to 6 की जॉब, वही अपना सुबह उठना, जल्दी काम पे जाना, पूरी दिन भर शिद्दत के साथ मेहनत करना। 30 दिन, किसी का 30 दिन में सैलरी आता है, किसी का डेली बेसिस पे अर्निंग है, कमाई है, जो डेली अपना कमाते हैं। तो पैसा लोग शिद्दत से कमाते तो हैं, बट इसको बचाना बहुत बड़ी आर्ट है जो प्रभु ने सबको नहीं दी है। और जिसने ये आर्ट सीखी है उसने जीवन में बहुत तरक्की भी की है। हमने लाइव देखा है, आपने भी देखा होगा अपने जीवन में। तो इसके अगर थोड़ा सा बात करें कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, ये आपका इंग्लिश हो गया, और ये हिंदी में प्रबंधन हिसाब किताब ब्यौरा बोलते हैं। इसी कड़ी में इसके जो है 4 बेसिक होते हैं। बेसिक ऑफ अर्निंग्स, इसके 4 स्टेप हैं, या बोले कि 4 चरण हैं। इसको 4 चरणों में हम देखेंगे। पहला चरण है कि इसमें हम लोग पैसा कमाते कितना है, पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, फिर उसी पैसे में जो बचे सेव करना। उसके बाद जो एक होता है ना कि प्रो मैक्स लेवल, ठीक है, उसमें फिर आता है इन्वेस्टमेंट करना। तो पहला चरण है कि अर्निंग। उसी में अगर हम बात करें, अर्निंग पे अगर बात करें कि पहला स्टेप हमारा है दोस्तों, पहले की बात करें तो स्टेप फर्स्ट है EAR, अर्निंग ऑफ मनी, ठीक है। अब वो अर्निंग ऑफ मनी, उसके कई सोर्स हो सकते हैं। सैलरीड पर्सन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, आपने कोई कोर्स सीख रखा है फ्रीलांसिंग का, उससे पैसा आता है। आपने क्या बोलते हैं, कहीं पैसा किसी को ब्याज में दे रखा है, जो कि लोग बहुत आजकल करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे आपकी कमाई हो रही है, उस पैसे को मैनेज करना है हमको, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इसमें अगर हम अर्निंग में बात करें, इसके स्टेप हम अगर बांट लें तो आप सैलरी हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका आपने कहीं पे इंटरेस्ट में पैसा दे रखा है किसी को, ठीक है, आपने कोई फ्रीलांसिंग कोर्स सीख रखा है, और भी आपके पार्ट टाइम जॉब से आपको जो पैसा आता है, ठीक है। ये इसमें मतलब और बहुत सी चीजें हैं, आपके कितने तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। उनमें से ये पहला हो गया। दूसरा,
उसके बाद आपने जो पैसा कमाया है उसे आपको खर्चना कहाँ है। ठीक है, स्टेप 2 आता है जो बेसिक होता है। स्टेप 2 आपके खर्चे वो बेसिक, वो सॉरी, आपका ठीक है, आप थोड़ा उसमें स्पेलिंग बच जाइएगा, थीम पकड़िएगा कि आपको पैसा खर्चना कहाँ है। ठीक है, या कि आपका इसको बोले कि पैसों का व्यय, पैसों का व्यय। ठीक है, क्रय विक्रय होता है ना, जैसे मैथ्स की भाषा में क्रय विक्रय बोलते हैं, उसमें आपका जो है देखा गया है कि इसमें बेसिक आपके जो खर्चे होंगे ना, वो तो पहला फूड में होगा, दूसरा आपका अगर जॉब तो ट्रैवल में होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है हम बात करें तो आप रेंट में कहीं रहते हैं, रेंट होगा। ठीक है, और भी आपके जो बेस आम खर्चे हैं जो कि आप, होता है ना कि बड़े बड़े खर्चे तो याद रहते हैं कि हमें रेंट देना है, हमें ग्रोसरी का सामान भरना है, हमारा महीने का ट्रैवल कितना खर्चा है, हमने कहीं पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, वो तो नॉलेज में है। ठीक है, और जो आजकल के लोगों के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण हो गया है ना, यूपीआई पेमेंट। आजकल आप यकीन नहीं मानोगे ना, अगर कोई व्यक्ति अपना यूपीआई स्टेटमेंट महीने का डाउनलोड करके देखे तो उसमें देखेगा कि वो कम से कम, गारंटी के साथ दोस्तों कहता हूं, कम से कम 30 से 40% जिसके ट्रांजेक्शन होंगे छोटे छोटे, जो कि आपके 50 रुपए से कम के हों, वो अननेसेसरी हैं उनका। अगर वो कैश से खर्च करता तो हो सकता है वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन ना होते। ये मेरा अपना अनुभव है, आप भी कभी इस पे आगे हम बात करेंगे। यूपीआई ने कैसे मतलब अकाउंट को कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इस पे आगे बहुत ही विस्तृत बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है दोस्तों हमारा हो गया कि, ये तीसरा और चौथा स्टेप तो बहुत ही मुझे पसंद है दोस्तों, इस पे मुझे लगता है कि हर इंसान को काम करना चाहिए। तीसरा स्टेप मुझे बहुत पसंद है, चौथा बहुत पसंद है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि तीसरा और चौथा, और इनमें बहुत ही ज्यादा लोगों को कंट्रोवर्सी रहती है, लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन है। कल तो किसी ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट आया कि आप सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था उनका और जायज भी बनता भी है। इस पे आज हम बात करेंगे और आगे किसी दिन इस पे बहुत ही डीप जाएंगे। आज इसका सेविंग ऑफ मनी, अब जो हमारे व्यूअर हैं, जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, एक ही तो है। नहीं दोस्तों, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, इस पे हम बात करेंगे, प्रकाश डालेंगे आपके साथ। ये क्या होता है कि सेविंग ऑफ मनी, अगर हम इसको थोड़ा सा हटा दें, इसको हटा के तीसरे और चौथे पे बहुत ही विस्तृत बात करेंगे। मैं तीसरे और चौथे को यहां पे मेंशन कर देता हूं। इससे स्टेप 3 आपका जो सेविंग, ठीक है, और जो चौथा स्टेप है उस पे इन्वेस्टिंग, स्टेप 4 में इन्वेस्टिंग। दोस्तों राइटिंग थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है उस पर भी काम करेंगे, आगे इम्प्रूवमेंट लाएंगे। जो ये होता है सेविंग होता है, पहली बात तो सेविंग का पर्पज होता है शॉर्ट टर्म में यूज आने के लिए। पहला पॉइंट अगर हम नोट करें, शॉर्ट टर्म पर्पज, मतलब छोटे समय में उपयोग का
उपयोग का उद्देश्य। ये दोस्तों बेसिक है इसका, कि जैसे कि सेविंग में और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस की बात करें तो सेविंग का मतलब ही है कि शॉर्ट टर्म पर्पज, जिसका छोटे समय में उपयोग का उद्देश्य है। कल को भगवान न करे हमें छोटी सी इमरजेंसी आ गई, कुछ पैसा हमें चाहिए, तत्काल चाहिए, और हमारे पास सैलरी तो 15 दिन बाद आनी है सपोज करिए। अगर हमने सेविंग कुछ नहीं कर रखी है, 10-20 हजार की रिक्वायरमेंट आ गई तो कहां से होगा? कर्जा लेना पड़ेगा। और इस पे अगर हम बात करेंगे आगे इस विषय पे भी, कि हिंदुस्तान के जो अगर देखा जाए ना, जिसे जेनजी कहते हैं, खास करके जेनजी जो अपने आप पे बहुत ही इतराते रहते हैं कि हम जेनजी हैं, जेनजी की 60 से 70% पॉपुलेशन इंडिया की यहां तक कर्ज में डूबी है, गले तक। हर चीज ईएमआई पे चल रहा है, कुछ छता पता नहीं है किस लोन पे कितना इंटरेस्ट जा रहा है, किस ईएमआई, जब मन किया ईएमआई ले लिया। इस पे आगे बात करेंगे, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा, और आपको इसमें बहुत ही अवेयरनेस की जरूरत है। तो ये हो गया। दूसरा, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पर्पस, मतलब लंबे समय का उद्देश्य, लंबे समय में उपयोग का उद्देश्य। ये पहला पॉइंट। दूसरा होता है, जहां तक अगर आपको अभी अपने अनुभव बताइएगा, कि दूसरा इसमें होता है कि ये महंगाई दर के आसपास रिटर्न देने में सक्षम। दोस्तों, जो सेविंग का मोटिव होता है ना लोगों को, वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए कि जो अप्रॉक्स महंगाई के आसपास आपका पैसे को बढ़ाते रहें। जो कि हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज 6% से 7% महंगाई दर और साल दर साल बढ़ती है, तो उसके आसपास आपको रिटर्न दें। जैसे कि आपने आरडी करवा दी, आपने एफडी करवा दी, ठीक है, एक आपने छोटा सा इमरजेंसी फंड बना रखा है जो कि सेविंग अकाउंट में आपके दिन रात पड़ा हुआ है, कभी भी काम हुआ तुरंत विड्रॉ करो और आप कहीं उसे यूज करो। लेकिन जो इन्वेस्टिंग होता है दोस्तों, उसका जो है उद्देश्य होता है कि वो महंगाई दर को बीट करे। ये मैंडेटरी है, महंगाई दर को हराना उद्देश्य। अगर आपकी इन्वेस्टिंग महंगाई दर को बीट नहीं कर रही है तो इन्वेस्टिंग में नहीं है, वो सेविंग में तुरंत कन्वर्ट हो गई, कैटेगरी चेंज हो गई उसकी। मतलब आपका स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। ये भी अलग अलग कैटेगरी हैं, इनमें आगे बात होती रहेगी। तो इसका मेन उद्देश्य कि आपको कम से कम ऑन एन एवरेज 10% एनुअल रिटर्न दे। वो इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आपका जो भी आप इन्वेस्टिंग करेंगे, आपने गोल्ड खरीदा वो इन्वेस्टिंग है, आपने कोई प्लॉट खरीदा इन्वेस्टिंग है, आपने कोई बॉन्ड खरीद रखे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। हाँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड को लेकर के कंफ्यूजन है। कॉर्पोरेट बॉन्ड न तो इन्वेस्टिंग न सेविंग, वो बीच का है। ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिया में 6-7% का रिटर्न देते हैं। अब वो आपके विवेक पे है कि आप उसे किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, लेकिन है सेफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसको भी, और दूसरी चीज, बॉन्ड को आप इन्वेस्टिंग में क्यों ले सकते हैं? जो ऐसी कहीं पड़ी आपकी संपत्ति जिसको आपको विड्रॉ करने में तो आसानी हो, आपको मिनटों में काम हो जाए, वो सेविंग है।
आपके बैंक अकाउंट में 10-50 हज़ार रुपये आपने इमरजेंसी फंड बना रखा है, वो सेविंग है। ठीक है, तुरंत आपके 4 डिजिट का पिन डाला और आपके तुरंत कैश। तीसरा चीज है इसका जो है क्या बोलते हैं सेविंग का। ठीक है, इसका जो है पर्पस होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी यूज, आपातकालीन प्रयोग। आपातकाल में तत्काल आपके यूज में आ जाए। एक ये इसका होता है कि आप इमरजेंसी यूज होना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको अगर इसमें आपने लंबा समय व्यतीत नहीं किया, लंबा समय आपने इसको नहीं दिया, तो लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये चीज है। इसका समय सीमा मिनिमम से मिनिमम 5 to 8 years आपको होल्ड करना ही होगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रख रहे हैं। कम से कम 5 से 8 साल ये मिनिमम कैटेगरी है इसकी। इससे कम आप अगर, जैसे मान लीजिए सपोज के लिए म्यूचुअल फंड है, आपने 5 साल से कम रखा, तो आपको हो सकता है कि रिटर्न अप्रोक्स यहाँ के आसपास है सेविंग। फिर आप बोलोगे कि हमने तो इन्वेस्टमेंट किया था सोच के, अच्छा लेकिन ये मार्केट के ऊपर है। ठीक है, दूसरा जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं आपने कोई स्टॉक्स खरीद रखा है, अब आप बोलो कि स्टॉक 6 महीने में ही डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है ना। उसको आपको लंबा समय देना पड़ेगा, कम से कम 5 से 8 साल मिनिमम कैटेगरी है। ठीक है, तो ये जो हमारे यूजर हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया गया था, तो उसमें से कुछ है कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग और सेविंग में उनका जो डाउट था वो उम्मीद की है कि क्लियर हुआ होगा। और दूसरा, अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग को ही लेकर के या सेविंग को लेकर के, तो लोगों का सेविंग और इन्वेस्टिंग पे रुझान बहुत ही कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। इतनी मेहनत से कमाया गया पैसा अगर हम अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं करेंगे, इस पे कुछ लोगों का तर्क ये भी हो सकता है कि क्या पाई पाई जोड़ करके अपनी जरूरतें मार करके जोड़ना, तो वो भी कहीं मतलब वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम खाओ और कह दो कि दूसरे टाइम नहीं खाएंगे पैसा जोड़ लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। फिजूल के खर्चों से बचिए। जैसे कि यूपीआई पे अगर हम बात करेंगे ना, तो मेरे एक मित्र हैं, मैं अपने मित्र का किस्सा बताऊं दोस्तों, तो 5 रुपए तक का ट्रांजैक्शन उसका ऑनलाइन था, 5 रुपए। और यूपीआई से खर्च करना और गिन के पैसे जेब से खर्च करना बहुत धरती आसमान का अंतर है। फीलिंग्स मर जाती हैं यूपीआई से पैसे खर्चने में। 4 डिजिट का पिन डाला, टिक 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 टिक, अब क्लिक से मैसेज आ गया है, योर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड 5 रुपए। फीलिंग नहीं है। 5 रुपए बताइए क्या ही है। 5 रुपए का ट्रांजेक्शन उसके एक महीने में कम से कम 17 थे, मैंने देखे थे। मैं ये नहीं कहता कि वो खर्च ना करे, फिजूल के हैं। 10 रुपए के, 5 रुपए के, 25 रुपए के, 30 रुपए के फर्जी के ट्रांजेक्शन हैं, जिनको रोका जा सकता है। आप भी बताइएगा, आपकी लाइफ में भी बहुत हुए होंगे। अगर पैसा गिन के खर्चना होता है ना, तो फीलिंग आती है, दर्द होता है। पैसा आंखों के सामने हाथों से गिनते हुए जाता है ना, तो ये होता है यार कितनी मेहनत से इसको कमाया है, कैसे जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना दोस्तों, सैलरी क्रेडिट फर्स्ट डेट, ठीक है, किसी महीने की मान लो 1 जनवरी को हुई, और दोस्तों वो 6 या 7 आते आते खत्म, टाटा बाय बाय।
एक को क्रेडिट होती है, 6 या 7 मैक्सिमम है, टाटा बाय बाय खत्म। अब 23 दिन जय जय श्री राधे। 15 तारीख से बाद दोस्तों से उधार लेने की स्थिति आ जाती है। ठीक है, सबके साथ होता है। जिसने इस चीज को हल्के में लिया, पैसों का मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको। एग्जाम्पल छोटा सा ये है कि पैसे को मैनेज करिए। इसमें होता क्या है, आपकी छोटी छोटी बचतें ना डिसिप्लिन लाती हैं आपकी लाइफ में। जो पैसे में यूपीआई और कैश कहना चाह रहा हूं, तो डिसिप्लिन मर जाता है। अब आप कहोगे 5 रुपए 10 रुपए में कौन सा ताजमहल हम खड़ा कर देंगे? नहीं, आपको डिसिप्लिन लाना होगा, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और दोस्तों, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आती, बहुत ही लंबी प्रोसेस है ये। इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जो जेनजी है ना, पैसों को खर्चने के मामले में नंबर 1 है, और कर्ज लेने में तो माशाअल्लाह, यहां तक कर्ज तक गले तक डूबे हैं कर्ज से। ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि मोबाइल में बस 5 मिनट में सारी डिटेल सबमिट करो और तुरंत अकाउंट में आपके पैसा क्रेडिट हो गया। और जो ईएमआई रूपी राक्षस फिर वो लूटता है ना, फिर 2 ईएमआई तो अच्छे से चली जाती है, क्योंकि उसी पैसे को ईएमआई पे भी कभी कभी लगा लेते हैं। और फिर इसके बाद जो ईएमआई का राक्षस उनको जिंदगी में आता है, फिर वो खून के आंसू रोते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, पास से देखा है, करीब से देखा है, जानता हूँ। महीने की 20 तारीख के बाद उन्हें टेंशन होने लगती है कि पैसे तो है नहीं, 25 तारीख से मैसेज धड़ाधड़ आने लगते हैं ईएमआई के। ईएमआई नहीं रुकने वाली है दोस्तों। अगर आपने अपने फालतू के खर्चों को, फिजूल के खर्चों को कंट्रोल नहीं किया, तो आप उस राक्षस से नहीं बच सकते। जो राक्षस आपका खून चूस रहा है, 25 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, किसी की ईएमआई 5 को कटती है, किसी की 1 को कटती है, वो आपके ऊपर है। लेकिन 5-6 दिन पहले मैसेज आने लगते हैं, यहाँ पे क्लिक करता है मैसेज, यहाँ पे डेंट मारता है वो, और दिन में 3-3 बार आता है। आपने अगर ब्रेकफास्ट कर लिया ना, तो डिनर नहीं करने, लंच नहीं करने देगा, लंच कर लिया तो डिनर नहीं करने देगा। यहाँ हिट करता है ईएमआई का एसएमएस। जागो दोस्तों, जागो, जेनजी खास करके जागे। जो बेवजह में लोन लेने की आदत पड़ी है ना, उससे बाहर निकलिए। वरना मेरे एक बहुत ही जानकार मित्र हैं, तो उनका एक किस्सा है। तो उन्होंने कह दिया कि अपने दूसरे मित्र से बात ही कर रहे थे, तो बोले कि यार जॉब में खास मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। बोला भाई कोई लोन ले ले, तो ईएमआई की वजह से तो जॉब तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज है, ये तो जस्ट जोक हो गया। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूं कि सीरियसली हम लोग, आप लोग, सारे लोग, घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, यार दोस्त, वो गलियां, वो खेत खलिहान, सब छोड़ करके आते हैं परदेश पैसा कमाने। अगर आप उस पैसे को बचाने को लेकर के सक्रिय रूप से आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको ये परदेश हमेशा के लिए अपना बना ले। फिर तुम्हें वो अपने घर द्वार, माँ बाप, नाते रिश्तेदारों से जाने के लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। पैसा कमाइए, बचाइए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए, जिनसे आप लगाव करते हैं उन सब के लिए पैसा बचाइए। और आगे मैं बात करूंगा कि आज के टाइम के लोगों के जीवन में पैसा सबसे ज्यादा खर्च बेवजह में तो होता ही है, और उसको मैनेज न करना। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, ये अगर आपने नहीं लिए,
तो भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसी इमरजेंसी आए, अगर आ गई तो आजकल आप जानते हैं कि हॉस्पिटल का खर्च कितना है। और टर्म इंश्योरेंस, इन दोनों पे आगे बात करेंगे अगले एपिसोड में, जो अपना वीडियो आएगा कि क्यों नेसेसरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर एक हेल्थ की इमरजेंसी आ गई तो हॉस्पिटल के बिल लाखों में बनते हैं, ठीक है, लाखों में बिल बनते हैं। और अगर टर्म इंश्योरेंस आपने नहीं लिया, और सपोज करिए कि आप सिंगल अर्निंग मेंबर हैं फैमिली में, और आपको कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई या प्रभु का बुलावा आ गया, तो आपकी फैमिली तो फिर किसके सहारे जिएगी, अनाथ हो गई ना। तो टर्म इंश्योरेंस भी एक छोटी अमाउंट है, उसमें आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको मैंने सलाह दी कि टर्म इंश्योरेंस नहीं है आपका, करवा लीजिए। बोले 40 साल 50 साल तक कौन पैसा भरेगा, हमें ना हुआ तो हमारा पैसा तो डूब गया। ये थिंकिंग है लोगों की, नहीं, वो गलत थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, कोशिश है कि वो समझ गए होंगे, वो ले लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा मत करिए, छोटी अमाउंट जाती है, आप सोचते कि नहीं हुआ तो पैसा क्या होगा। सपोज करो कि हो गया तो क्या होगा, फिर क्या होगा आपके बीवी बच्चों का, आपके डिपेंडेंट जो लोग हैं उनका क्या होगा। लीजिए, जरूर लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा सब मिलता है। तो ये चीज थी। फिर इसके बाद हम अगले जब उस पे बात करेंगे कि थोड़ा सा इसी में प्रकाश डाल लेते हैं कि व्हाई फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फाइनेंस महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आपने अपने पैसों का मैनेजमेंट सही नहीं किया ना, तो आप कर्ज में यहां तक डूब जाएंगे, गले तक जीवन बीत जाएगा कर्जा निकालते निकालते। ठीक है, अगर आप कर्ज मुक्त जीवन चाहते हैं तो उन बिंदुओं पे जरूर काम करिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अगर उसके बाद भी आपको कुछ, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो अपना समझ के बेझिझक आप कमेंट करिए, कमेंट में मुझसे पूछिएगा, आगे फिर बात करेंगे। दूसरा है, अगर आपने मैनेजमेंट सही कर लिया तो आप पैसों के तनाव मुक्त रहेंगे पैसों से। ठीक है, अगर आपने पैसों का मैनेजमेंट सही से किया है तो ये आपने जो छोटे छोटे गोल बना रखे हैं कि 2 साल बाद शादी है, उसके लिए पैसे आपके इधर उधर से उधार लेना नहीं पड़ेगा, हो सकता है लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा अगर आपने पैसों का मैनेजमेंट सही से कर लिया है। दूसरा, आपने 2 साल बाद शादी के बाद आपने 2 साल बाद प्लान कर लिया कि छोटी सी कार होना चाहिए फैमिली के लिए। आप छोटी छोटी सेविंग करते रहेंगे, बचत करते रहेंगे, इजूल फिजूल के खर्चों से बचेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि ऐसे ऐसे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, पेड सब्सक्रिप्शन, उन्हें पता ही नहीं है, उनका यूज ही नहीं करते, फिर भी उनके अकाउंट से पैसा क्लिक टिक 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 कटे जा रहा है। जागो दोस्तों जागो, बहुत मेहनत से पैसा आता है। 5 का सिक्का अगर जेब से गिर जाता है ना, तो आधे घंटे स्ट्रेस रहता है कि अरे 5 रुपए का चाय पी लेते, सिक्का पता नहीं कहाँ गिर गया। तो वो जो 4 डिजिट का पिन है ना, वो टिक टिक से बचो और छोटी छोटी सेविंग करो, हैबिट बनाओ। जहां पे दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए, पूछिए, उस पे बात करेंगे। आप कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, उस पे बात करेंगे। हैबिट बनाइए, सेव करिए, इन्वेस्ट करिए, डिसिप्लिन लाइए लाइफ में। फिजूल पे पैसा उड़ाना बंद करिए, बंद करिए, वरना बर्बादी
छोड़ेगी नहीं आपको, ईएमआई बर्बाद कर देगा। जितनी आसानी से लोन मिल जाते हैं ना, उससे 1000 गुना ज्यादा स्ट्रेस आपको देके जाते हैं। ये तहस नहस कर देते हैं जीवन का चैन सुकून। कमेंट में पूछिएगा, बताइएगा, आगे फिर बात करेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे गोल अचीव होंगे आपको, आपने पैसों का जो तनाव है उससे मुक्ति मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों एक बार फिर कहता हूं, प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना। इससे आगे बात करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना। हेल्थ इंश्योरेंस ना होने से मैंने लोगों को इतना परेशान होते देखा, इतना परेशान होते देखा। किसी की खेतें बिक गई, किसी की जमीनें बिक गई, किसी के जवाहरात बिक गए, किसी की ज्वेलरी बिक गई, कोई कर्ज में डूब गया, सालों साल कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए, पैसे को बचाइए, डिसिप्लिन लाइफ लाइए, बेफिजूल के खर्चों से बचिए। और कमेंट करिए, जहां पे आप फंसेंगे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सेविंग और इन्वेस्टिंग के डाउट तो क्लियर हुए होंगे ना। और जो बेसिक पैसे का, फाइनेंस का जो बेसिक जानकारी है, अर्निंग के आप स्रोत बढ़ाइए। एक्टिव इनकम भी होता है, पैसिव इनकम, इस पे भी बात करेंगे आगे कि एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है। वो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक बढ़ते जाएंगे। पैसा बचाइए, सोच समझ के खर्च कीजिए, इसके बाद आप उसे सही तरीके से सेव कीजिए, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। एक इमरजेंसी फंड बनाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आपकी भलाई के लिए कहता हूं, आपके बीवी बच्चों, माँ बाप या रिश्तेदार, उन सब के लिए कहता हूं, सबको गाइड करो, अवेयरनेस फैलाओ कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, सेविंग की हैबिट बनाएं। ठीक है दोस्तों, ये पैसों की पाठशाला, ये बोले तो फाइनेंस की पाठशाला, फाइनेंस की पाठशाला, ये अपना यूट्यूब चैनल है, आप सभी वाकिफ है अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगले वीडियो में मिलेंगे। कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपकी क्वेरी हो, प्लीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।